जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग इस बुक से सेट नंबर 11 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आपका टोटल 10 सेट कंप्लीट हो चुका है और साथियों ये जो किरण पब्लिकेशन का बुक है मेरे हिसाब से आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है। इस बुक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। इसमें बहुत ही सटीक प्रश्न दिया हुआ है, तो आप लोग इस बुक से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी बुक से सेट नंबर 11 का डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो हम आपको सेट नंबर 11 करा रहे हैं इस बुक में सेट नंबर 11 नहीं मिलेगा। क्वेश्चन इसी बुक से, लेकिन सेट जो है ये हम अपने हिसाब से ये आपको करा रहे हैं और सेशन के लास्ट में आपको ये PDF मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, ये पूरा PDF। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन की बात करें तो साथियों इसके 3 समस्थानिक होते हैं, ये हम आपको साइंस क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं। पहला समस्थानिक का नाम है H11, इसको क्या बोला जाता है? प्रोटियम। दूसरा समस्थानिक का नाम क्या है? ड्यूटेरियम, H12। तीसरा समस्थानिक का नाम है H13 ट्राइटियम। और तीसरा जो समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का, ये रेडियो सक्रियता को दर्शाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता को दर्शाता है? तो तीसरा समस्थानिक नाम क्या है? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, इसका नाम है ट्राइटियम। और हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और साथियों बिहार पुलिस के बैच में बूस्टर जीके का सेट नंबर जो 41 है वो आपका अपलोड हो चुका है। डेली आपको एक सेट दिया जा रहा है, तो आप लोग सेट को तैयार कीजिए। क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो पूरा आपको लिखा हुआ मिलता है इसी बूस्टर जीके में। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूटन के तीसरे गति नियम पर काम करता है रॉकेट। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विद्युत लोपन होता है। और बिहार पुलिस के बैच को कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कीजिए, या फिर आपको स्क्रीन पर नाम भी शो हो रहा होगा एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पोटेशियम ऑरीसाइनाइड, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। और सोना की बात करें तो क्वेश्चन बनता है, सोना जो है ये विद्युत का क्या होता है? सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। ऊष्मा का भी सुचालक होता है सोना। आगे देखिए, लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। मधुमक्खी के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल ही होता है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो सिरका में होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। और ये क्या होता है? ये दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल का उदाहरण हमने आपको बताया था, जैसे कि नाइट्रिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ये क्या है? प्रबल अम्ल का उदाहरण है। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में
लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है सक्सेस वर्ल्ड MCQ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, ईल मछली। हीमोग्लोबिन जो है ये खून का रंग जो लाल होता है इसी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यह एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो ईल मछली में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकों में भी पाया जाता है। एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो प्रोटॉन की संख्या कितना दिया हुआ है? 19। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है? 20। तो हमको निकालना द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला होता है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन 19 दिया है, न्यूट्रॉन 20 दिया है, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? 39। यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? बताइए, किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज जो होते हैं अपने तेल की मात्रा के गुण के कारण बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति ऑक्सीकारक की उपस्थिति के कारण। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। साथियों, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था और नोट में भी हमने लिखकर आपको दे दिया है, मरासमस और क्वाशियोरकर। ये 2 बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है। चलिए आगे देखिए, पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? ध्यान दीजिए, अस्थायी कठोरता है ना कि अस्थायी। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके पानी की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये क्या है? तो ये संगमरमर का सूत्र है, संगमरमर, या फिर इसको बोल सकते हैं चूना पत्थर। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि पेट के अमाशय में होता है। चलिए, एक क्वेश्चन मैथ का है। यदि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 4864 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा? बताइए। बिल्कुल इसी टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपको बेसिक मैथ भी आता है तो बिल्कुल आराम से ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चले बताइए। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है? तो यहाँ पर लिखते हैं क्षेत्रफल दिया है 4864 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी जानते हैं, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा को मान लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 4864। आपको पता होना चाहिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा को हमने मान लिया x, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर बराबर 4864। तो यहाँ पर 6 से काटना है 4864 को। एक सेकंड, यहाँ पे 4864 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 864 है। क्या है? 864। चलिए यहाँ पर भी सही कर लीजिए। चलिए, क्षेत्रफल कितना दिया? 864। अब 6 से काटेंगे तो यहाँ पे देखिए काटते हैं 6 से, तो 6 एकम 6, 2 बचेगा यहाँ पे 26, 6 चौकी 26, 24 और 2 बचेगा 4, फिर 6 चौक 24, 144। यानी x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? अंडर रूट 144। यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर को इधर करेंगे तो अंडर रूट होगा। तो x बराबर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है आप सभी जानते हैं, भुजा क्यूब। तो भुजा हमारा निकला 12, तो 12 का क्यूब कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 का क्यूब होता है 1728। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए
ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आचार शब्द में अगर हम अति उपसर्ग को जोड़ देंगे तो नया शब्द क्या बनेगा? तो आपने संधि विच्छेद पढ़ा होगा, अति जोड़ आचार बराबर क्या होता है? अत्याचार। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अति जोड़ आचार क्या होता है? अत्याचार। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जिसमें आवट प्रत्यय नहीं है? तो यहाँ पर देखिए चिकनाहट, इसमें तो आहट प्रत्यय है, इसमें आहट प्रत्यय है। बाकी लिखावट, थकावट, सजावट, इन सभी में क्या है? आवट प्रत्यय है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, इसमें आवट नहीं है, इसमें आहट प्रत्यय है। कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसर याद रखिएगा, असहनीय दुख होना। आगे देखिए, किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? चलिए बताइए। तो प्रस्तर में यानी कि पत्थर, तो प्रस्तर का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? तो प्रस्तर का देखिए पाषाण होता है, ये बिल्कुल सही है। पाहन भी होता है, उपल भी होता है, शिला भी होता है, चट्टान भी होता है, अरई ये भी होता है, जबकि उत्पल नहीं होता है। तो उत्पल जो है ये पर्यायवाची नहीं है प्रस्तर का। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब तक आपको याद हो गया होगा लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। और जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इनको भारत रत्न 1999 में दिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। आगे देखिए, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन वृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है क्योंकि उन दिनों चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म बता रहे हैं 1902 और मृत्यु 1979। कहाँ पे हो जाएगा? 1979 में मृत्यु। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन वृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में इस दिन होते हैं, इसलिए ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीनों सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सरल रेखा में आ जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तीनों एक सरल रेखा में, तो उस दिन क्या होता है? ज्वार भाटा की घटना उत्पन्न होती है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? अच्छा, ज्वार भाटा पर पूछे किसका गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है? तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटे में योगदान देता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। ठीक है, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कब से कब तक शासिका रही? तो 1236 से लेकर 1240 तक। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? चलिए, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है गुरु हरगोविंद। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जो है किसके पुत्र थे? तो गुरु अर्जुन देव। ठीक है, जो कि डी नंबर में दिया है। तो गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। इनका पुत्र का नाम क्या था? गुरु हरगोविंद, जिन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पाटलिपुत्र में हुआ था। मृत्यु 1707 में कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र के नांदेड़ में। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने।
भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। आपको याद होगा घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, ये तो आप सभी जानते हैं। चलिए, हैली का धूमकेतु कितनी अवधि में एक बार दिखाई देता है? चलिए, यहाँ पे लगता है कुछ क्वेश्चन, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए 1707 नहीं होगा, 1708 होगा। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में होती है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नांदेड़ में। 7 नहीं होगा, 1708 होगा। चलिए बताइए, हैली का धूमकेतु कितनी अवधि में एक बार दिखाई देता है? तो याद रखिएगा ये प्रत्येक 75-76 वर्ष की अवधि में दिखाई देता है। 75-76, तो ऑप्शन में यहाँ पर 76 दिया हुआ है। आखिरी बार जो दिखाई दिया था ये 1986 में, और अब कब दिखाई देगा? 2061 में। कब दिखाई देगा? 2061 में दिखाई देगा। भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, राज्य सरकार। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों से अनुमति मिलने के बाद 1651 में हुगली में कारखाना लगाया था। कहाँ पर? हुगली में। फिर उसके बाद पटना, ढाका, कासिम बाजार में अनेक कारखाना लगाए थे। तो यहाँ पर देखिए कासिम बाजार दिया हुआ है, बी ऑप्शन में सही जवाब है कासिम बाजार। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो ये हो जाएगा अरल सागर। क्या हो जाएगा? अरल सागर। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, अरल सागर। इसके साथ में याद रखिएगा मृत सागर भी भूबद्ध सागर है, कैस्पियन सागर भी भूबद्ध सागर है, ग्रेट साल्ट लेक जो है ये भी भूबद्ध सागर है। आगे देखिए, शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शिव सुंदरम जलप्रपात कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है इस जलप्रपात की? तो 90 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इसका उपयोग जो है जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। तो याद रखिए कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। धुआंधार जलप्रपात पूछे किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। निम्न में से किस राज्य में पुलिस शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया था? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कौन सा है? देख सकते हैं बिल्कुल 2024 के एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन हो जाएगा आपका डच KLM। आगे देखिए, सुलभ राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो सुलभ राजवंश की स्थापना 1485 में किया गया था नरसिंह देव राय के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए नरसिंह दिया है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 1485 से लेकर ये चला था 1505 तक। तो सुलभ वंश में 3 शासकों ने शासन किया था। फिर सुलभ वंश के बाद आ जाता है तुलुव वंश। तुलुव वंश आ जाता है। चलिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है?
तो ये तो बता चुके हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पर? तो कर्नाटक में मैसूर में। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक के मैसूर में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है? तो 29 के लिए आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो बिहार का कौन सा जिला है? तो पश्चिमी चंपारण। याद रखिएगा, बिहार से संबंधित क्वेश्चन आता है पश्चिमी चंपारण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है? तो अनुच्छेद 67 में दिया हुआ है। किसमें? अनुच्छेद 67 में। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। तो त्रिस्तरीय में क्या था? ग्राम पंचायत था, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम, ब्लॉक और जिला। ठीक है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्या था आपका? पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। भारत की नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना जो कि पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना है, ये किसको जोड़ती है? तो इसका सही जवाब है गोदावरी नदी से कृष्णा नदी। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा राष्ट्र राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों नामक गठबंधन का एक हिस्सा था? तो प्रथम विश्व युद्ध देशों के दो प्रमुख गठबंधन थे, मित्र देश की शक्ति और धुरी राष्ट्र। ये तो आप सभी जानते हैं। इस पर आंसर होगा ऑस्ट्रिया हंगरी। क्या पूछा गया है? कौन सा राष्ट्र राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों नामक गठबंधन का एक हिस्सा था? तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार सही है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले आता है गुलाम वंश, जिसकी स्थापना 1206 में किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और ये चला था 1290 तक। ठीक है, तो गुलाम वंश के बाद अगला आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का हो जाएगा 1290 से लेकर 1320 तक। तो खिलजी वंश है सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहीं भी गुलाम वंश नहीं है, तो गुलाम वंश के बाद अगला है खिलजी वंश, ये सही है। खिलजी वंश के बाद कौन आता है? तुगलक वंश। तुगलक वंश का कार्यकाल होता है 1320 से लेकर 1414 तक। तो देखिए खिलजी वंश के बाद किस ऑप्शन में तुगलक है? तो यहाँ पर भी खिलजी है, उसके बाद लोदी है, ये तो गलत है। लोदी है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। खिलजी के बाद सैयद दिया, ये भी गलत है। यहाँ यानी कि यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। हम आपको बता देते हैं, और वैसे भी हम आपको नोट्स में ये सब लिख कर दे देंगे, तो ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहले गुलाम वंश आता है 1206 से 1290, उसके बाद खिलजी वंश आता है 1290 से 1320, फिर तुगलक वंश आता है 1320 से 1414, फिर आता है सैयद राजवंश। ठीक है, यानी कि ये सबसे पहले होना चाहिए, इसके बाद ये। तो सैयद वंश आता है 1414 से 1451, और लास्ट में आता है लोदी वंश। ठीक है, जो कि 1451 से 1526। तो केवल इसको यहाँ पर करना है और ये तुगलक को आगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा जब इसको सही करेंगे। तो ये हम आपको लिख कर दे देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजा भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की है। समुद्रगुप्त किसका उत्तराधिकारी था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित घटनाओं का अवलोकन करें। तो चौरी चौरा कांड आप सभी जानते हैं, ये हो जाएगा फरवरी 1922।
मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था। दांडी मार्च की शुरुआत आप सभी जानते हैं 12 मार्च 1930 से होता है, 12 मार्च 1930 से। फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये 1919 वाला। तो काल क्रमानुसार आपको सजाना है। चलिए, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, देखिए 1909 वाला। सबसे पहले यहाँ पर 2 हो जाएगा। 1909 के बाद आपका आएगा 1919 4, फिर आपका आएगा 1, फिर आएगा 3, यानी 24 13। देखिए किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 24 13। चलिए, वह ग्रह जो दक्षिणावर्त घूरता है कौन सा है। देखिए हमारे सौरमंडल में 2 ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह जो है वो वामावर्त घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर दक्षिणावर्त बोला गया है। तो मात्र सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि दक्षिणावर्त घूमते हैं। कौन कौन सा है, तो एक तो आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह जो कि बी ऑप्शन में दिया है, और दूसरा हो जाएगा अरुण जिसको बोलते हैं यूरेनस। ठीक है, अरुण ग्रह जिसको बोलते हैं यूरेनस। तो शुक्र और यूरेनस जो है दक्षिणावर्त घूमते हैं, बाकी सब वामावर्त घूमते हैं। तो ऑप्शन में शुक्र दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है, यहाँ पर यही गलत है। भारत का सबसे बड़ा जो बौद्ध मठ है वो है त्वांग मठ, त्वांग मठ, और ये कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ना कि असम में। तो पहला ऑप्शन ही गलत है, बाकी सभी सही हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित तेल रिफाइनरियों को पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाएं। पश्चिम में स्टार्ट करना है और पूर्व की तरफ चलना है। तो पश्चिम में सबसे गुजरात हो जाएगा। तो गुजरात में बताइए कौन सा होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गुजरात में यहाँ पर हो जाएगा कोयली, ये गुजरात में पड़ता है कोयली। ठीक है, तो कोयली के बाद आपका हो जाएगा कौन सा, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मथुरा रिफाइनरी। उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा, तो उसके बाद आपका हो जाएगा हल्दिया। हल्दिया कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल। और बोंगई गांव की बात करें तो ये पड़ता है कहाँ पर, असम। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा कोयली, उसके बाद हो जाएगा 3 नंबर मथुरा उत्तर प्रदेश, फिर 4 नंबर हो जाएगा हल्दिया पश्चिम बंगाल, और लास्ट में हो जाएगा 2 नंबर असम। 13 42। चलिए, ये भी देखिए बी ऑप्शन में दिया है 13 42, यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। ये जो भी बताएं इसको ध्यान रखिएगा। कोयली कहाँ है, बोंगई गांव कहाँ है, मथुरा कहाँ पर है, हल्दिया कहाँ पर है। अब देखिए जिनको भी बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं किस प्रकार से आपको बैच को ज्वाइन करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कौन सा, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है हमारा एप्लीकेशन। इसको डाउनलोड कीजिए, फिर ऑल कोर्स पर क्लिक कीजिए, फिर ऊपर ही आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर पेमेंट करके बैच ले सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा, अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर ही हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो जाएगा ऊपर में ही, तो उस पर मैसेज कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा।